नमस्कार और जय हिंद। बिहार चुनाव से जुड़े हमारे स्पेशल शो लाइव इलेक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। इस शो में आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव में गठबंधन की सियासत की और दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे में हो रही खींचतान की। एनडीए में जहां सीट शेयरिंग का मुद्दा करीब करीब सुलझता दिख रहा है, वहीं गठबंधन में यानी महागठबंधन में अभी भी खींचतान जारी है। एनडीए में माना जा रहा है कि चिराग पासवान को सीटों के मुद्दे पर मना लिया गया है, लेकिन अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है और अब सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में एक बार फिर बैठक हो रही है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा के आवास बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े पहुंचे हैं। बंद कमरे में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। वहीं जेपी नड्डा से जीतन राम मांझी और संतोष सुमन की मुलाकात हुई है। वहीं महागठबंधन में भी सीट बंटवारे पर सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। यही बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को मखदूमपुर की सीट देने की वजह से मांझी नाराज हैं, क्योंकि ये सीट उनकी पारंपरिक दावेदारी वाली सीट रही है। दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा कम से कम 8 सीटों पर अड़े हैं। साथ ही वे मधुबनी या खजौली में 1 सीट चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा मगध क्षेत्र में भी 1 सीट चाहते हैं। सासाराम, महुआ, दिनारा सीट भी वो चाहते हैं। देखिए दिल्ली रवाना से होने से पहले जीतन राम मांझी ने क्या कहा था। अब फैसला होना है। दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है। अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं। हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं सर। आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। आए हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेगी उसको रहेंगे। मामला महागठबंधन में भी फंसा है। इसमें शामिल सियासी दल अपने मुताबिक ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। खबर है कि महागठबंधन की इस गांठ को सुलझाने का जहां जिम्मा लालू यादव और तेजस्वी ने लिया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की भी इसमें भागीदारी है। गठबंधन के सीएम फेस को लेकर भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। पहली बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि तेजस्वी ही महागठबंधन के नेता हैं। कि तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनको सेकंड करने को राजी नहीं है। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम राजी नहीं है। देखिए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है बिहार का, जो लोक विधानसभा का चुनाव होगा, और वो हमारे गठबंधन के नेता भी हैं और हमारे चेयरमैन भी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में सारी चीज़ें हो रही हैं। और हमारा ये कहना है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जमहूरियत है, पार्टी के अंदर भी, गठबंधन के अंदर भी। तो जो फैसला होगा वो सामूहिक रूप से लिया जाएगा। अब अगर गठबंधन चाहता है कि हम अभी चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री का चेहरा लाए, तो वो फैसला उनका होगा, उसमें कोई दबाव नहीं है। और उसमें कांग्रेस का कोई ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस ने उसको रोक रखा है। कांग्रेस भी गठबंधन के साथ जाएगी और जो गठबंधन का कि उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो फैसला करेगी, हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा। उन्होंने कह दिया जब मेरी सरकार आएगी। लेकिन राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, तेजस्वी ने यहाँ तक कहा कि मैं चाहता हूँ राहुल जी प्रधानमंत्री बने, तो राहुल जी को क्या दे रहा था तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। दिक्कत क्या थी इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। और कहेंगे हमको लगता है कि ये बात कोई छिपी भी नहीं है। यह स्पष्ट है कि हमारे गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं, और आने वाले समय में हमको अगर बहुमत मिलेगा तो यकीनन वही मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब आप कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली ये बात कह रहे हैं? हम कांग्रेस की तरफ से नहीं कह रहे हैं। हम व्यक्तिगत जो हमारी सूझबूझ है, जो मेरी राजनीतिक समझदारी है, उसके आधार पर कह रहे हैं कि जब एक आदमी को ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर दिया गया है और वो डिप्टी सीएम के पद पर रहे हैं, आज प्रतिपक्ष के नेता हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि प्रतिपक्ष का जो नेता होता है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है या शैडो मुख्यमंत्री होता है। तो वो तो अभी भी उस स्थान को तक वो पहुँचे हुए हैं। इसलिए ठीक है कि औपचारिक घोषणा जिसको आप कह सकते हैं वो नहीं हुई है, लेकिन जो भी पॉलिटिकल
राजनीति को समझते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि आने वाले दिन में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा विधायक उनके चुन कर आएंगे, तो नेचुरली उनको नेतृत्व मिलेगा। एक नजर डालते हैं कि इस गठबंधन में मामला कहां फंसा है। सीएम पद पर तेजस्वी समझौते को तैयार नहीं है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद पर अड़े हुए हैं। सीपीआईएमएल पिछली बार से ज्यादा सीट चाहती है। सांसदों विधायकों के अनुपात में सीट देने की सीपीआईएमएल मांग कर रही है। बायसी, बहादुरगंज, रानीगंज, कहलगांव और सहरसा सीट पर कांग्रेस और आरजेडी में टकराव की खबर है। माना जा रहा है कि महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियों की नाराजगी वीआईपी को लेकर है। सीपीआईएमएल ने पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 12 पर उसके उम्मीदवार जीते थे, जबकि वीआईपी ने 11 पर चुनाव लड़ा था और 4 पर जीत मिली थी। फिर वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बावजूद भी वीआईपी 20 सीटों पर और डिप्टी सीएम की मांग पर अड़ी हुई है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ लाइव टाइम्स के एडिटर इन चीफ दिलीप कुमार सिंह जी हैं, मेरे साथ आरजेडी की तरफ से अरुण कुमार यादव जी हैं, मेरे साथ उमाशंकर पांडे जी हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं, और मेरे साथ राहुल आनंद जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। सबसे पहले दिलीप सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो सिचुएशन बनी है, दोनों तरफ समझौते न हो पाना, ये क्या इंडिकेट कर रही है? आप इसको एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं या आपको इससे ज्यादा कुछ और दिखाई देता है इस खटपट में? नहीं, मुझे लगता है स्वाभाविक है, क्योंकि इन तमाम दलों में जो गठबंधन को लेके आप देखेंगे पिछले कई सालों से या कई चुनाव में और लगातार उनके बीच में सामंजस्य ठीक रहा है। आप तमाम अभी चीज़ें जो दर्शक देख रहे थे हमारे, उनको पता है कि सीपीएमएल ने कितनी सीटें जीती, मुकेश सहनी कितने सीट, तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब पार्टियां बढ़ती है, चुनाव के समय आते आते तमाम दल अपने दावों को ज़मीन पे उतारना चाहती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। यही समय है जब फ़ायदा नुकसान का आकलन करके दल उसमें जाते हैं। तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक ये एक प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में, क्योंकि तमाम दलों की आवश्यकता एक दूसरे को है। ऐसा कोई दल नहीं है जिनको की ये आवश्यकता नहीं है। और अगर हम बीजेपी को देखें तो आरजेडी को देखें तो आरजेडी को भी पता है कि उनका वोट बैंक कहाँ पे है और कांग्रेस से उनको कितना फ़ायदा मिलना है, मुकेश सहनी के वोट बैंक से उनको कितना फ़ायदा मिलना है, सीपीआईएमएल के वोट कैडर से उनको क्या फ़ायदा मिलना है। तो ये तमाम जो जोड़ घटाव गुना भाग जो होना है वो इसी वक्त हो सकता है, इसी समय हो सकता है। राइट समय है जिसको कहते हैं सही समय है। तो सही समय पे दल अगर अपनी बातों को नहीं रखेंगे अपने सहयोगियों के साथ, तो मुझे लगा वो एक अस्वाभाविक चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये स्वाभाविक है। हाँ, इसमें जो है कि कौन कितना ज़्यादा महत्वाकांक्षी और कितना बार्गेन कर सकता है, किसकी बार्गेनिंग पावर किनका सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप देखें, जो मुकेश सहनी जिस बात को लगातार जोर दे रहे हैं वो पहली बार नहीं है। लगातार मुलाकात और बातचीत जब भी उनसे होती है तो वो कहते हैं देखिए हमारी जो कास्ट जो उनकी जो जातीय आधार है उनके वोट का, वो बेहतर है, मजबूत है और वो ना हिलने वाला है। उनका दावा है ये मल्ला, इसीलिए खुद को सन ऑफ मल्ला कहते हैं। उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया और उनको ये अगर पोस्टरिंग नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कई लोगों को उन्होंने जोड़ा भी है जो उस जातीय समीकरण से सीधे नहीं जुड़े हुए हैं, जाति से नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने कई लोगों को जोड़ के अपने आधार को वो कहते हैं हम लगातार बढ़ा रहे हैं, हम युवा भी हैं और मैं लगातार महागठबंधन तेजस्वी के साथ भी हूं, तो मेरा दावा बनता है इतनी सीटों पे। तो ये एक, और उप मुख्यमंत्री अगर वो नहीं अपने आप को इस वक्त नहीं बोलेंगे, इस वक्त बार्गेन नहीं करेंगे, तो आगे में चीज़ें और मुश्किल होगी। तो ये सही समय पे बार्गेनिंग करना, राजनीति उसी को कहते हैं, सियासी जो आपकी सूझबूझ कितनी अच्छी है, उसमें छोटे छोटे दल ये पहली बार नहीं है। इसकी जड़ भी अगर आप देखेंगे तो बिहार के सियासत में नीतीश कुमार जी ने क्या किया, वहीं से शुरुआत होती है मेजर। अगर देखेंगे तो उन्होंने लालू जी को जो पद से हटाया, जो खत्म किया, वहाँ पे लालू जी को उन्होंने सामाजिक समीकरण बनाए। उस समीकरण के आधार पे उन्होंने 2005 से लेकर 2025 20 साल से वो सत्ता में है। और इस चीज़ को बखूबी वहाँ के राजनीतिक दल जो छोटे भी हैं उनको भी समझ में आता है कि उनकी अहमियत कितनी है, और इसी कारण से वो अपने इस समय में बार्गेनिंग करने में जुटे हुए हैं।
सब लोग अपनी अपनी बार्गेनिंग और सब अपनी अच्छी कीमत चाहते हैं, इसीलिए दोनों गठबंधनों के अंदर जबरदस्त खींचतान है। लेकिन मेरे हिसाब से अगले 24 से 48 घंटे में तस्वीर पूरी तरह, इनफैक्ट 48 घंटे नहीं, अगले 24 घंटे के अंदर तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। कुछ एक सीटों पर मामला जरूर अड़ा हुआ है, कुछ एक सीटें कांटे की हो रही है दोनों गठबंधनों के लिए। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। लेकिन राहुल आनंद जी, ये क्या हो रहा है आपके साथ? चिराग को बना लिया आपने तो जीतनराम मांझी नाराज हो गए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए। कैसे चलेगा राहुल भाई ऐसे? दीपक जी, परिवार पूरी तरह एकजुट है। सीट बंटवारे को लेकर हमारे बीच नियमित और सकारात्मक बातचीत चल रही है। ये मीडिया में भी नजर आ रहा है और पब्लिक डोमेन में भी बातें रखी जा चुकी हैं। भाजपा और हमारे जो भी सहयोगी दल है, यानी एनडीए का जो भी गठबंधन, उनका एक ही लक्ष्य है, बिहार में विकास और स्थिर सरकार। कुछ तकनीकी बातें हैं जो समय लेती है, जो नजर भी आ रहा नजरों के सामने, लेकिन इसमें कोई मतभेद नहीं है। बहुत जल्द सीटों का बंटवारा, औपचारिक ऐलान सर्वसम्मति से कर दिया जाएगा। यहाँ एक बात मैं आपको दीपक भाई और बता देना चाहूंगा कि जहां बात विकास की है, वहां एनडीए एक आवाज की है। आप देखिए, अभी तक जितने भी बयान आ रहे हैं मीडिया के अंदर, उसमें सब लगभग समान बातें आ रही है। हम महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कितने नंबर्स मिलेंगे लोगों को लड़ने के लिए, महत्वपूर्ण ये है कि कैसे सरकार बनेगी हमारी और कैसे हम बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में सम्मिलित कर पाएंगे। दीपक भाई, एक चीज और मैं बता दूं, चाहे वो बातें चिराग पासवान जी की हो, चाहे वो मांझी जी की हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी की हो, ये सारी चीजें एक तरफ रखिए और एनडीए का जो मूल रूप यानी स्वभाव की जो बात कर सकते हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को किसी भी तरह से महाभारत के रण में विजयी बनाना। और उसके लिए हम तैयार हैं और तत्परता के साथ सभी की भागीदारी होगी। जहां पे अगर हम बात कर ले विपक्ष की, अगर बात कर ले तो विपक्ष में कहीं ना कहीं विपक्ष में उलझन है, एनडीए में एकता और समर्पण है, ये देखने को नजर आ रहा है। आप में एकता और समर्पण है, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा लिख रहे हैं ट्विटर पर कि फेक न्यूज ना फैलाएं, क्या खबर प्लांट ना करें, झूठी खबरें पत्रकारों को ना दे। ये शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया उपेंद्र कुशवाहा ने। क्या समर्पण है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन अरुण कुमार यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि हमारे में एकता और समर्पण है, आप में उलझन है, तो क्या वाकई उलझन है महागठबंधन में? क्योंकि मुकेश सहनी मानने को तैयार नहीं है, और मुकेश सहनी से ज्यादा आपकी दिक्कत तो सीपीआई एमएल वालों के साथ है। वो तो कह रहे हैं कि हमारी 2 लोकसभा की सीटें हैं, हमारे 12 विधायक हैं। मुकेश सहनी का क्या है जो उनको आप विधानसभा की सीटें दे रहे हैं? एक ही विधायक है मेरे ख्याल से, एक भी नहीं अब तो। देखिए दीपक जी, महागठबंधन दलों का ही गठबंधन नहीं, दिलों का गठबंधन है, विचारों का गठबंधन है, मुद्दे आधारित गठबंधन है। बिहार की जो जनता का ज्वलंत सवाल है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, पलायन, गरीबी, भूखमरी और 2 दशक से ये जो चली आ रही है खटहरी सरकार, जिस सरकार से बिहार की जनता त्राहिमाम है, इस सरकार से निजात पाना चाहती है। और महागठबंधन का भी एक ही लक्ष्य है, इस खटहरी सरकार से बिहार की जनता को मुक्ति दिलाना। और हम लोग गठबंधन के साथी संकल्पित हैं और एकजुट हैं, और अंदर खाने में सीट शेयरिंग को लेकर सारा चीज जो है फिट हो गया है, फाइनल हो चुका है। औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। और आप भी जानते हैं, आप पुराने पत्रकार हैं, खास करके बिहार की राजनीति पर ये पहले ही चुनाव पे आपका पैनी निगाह नहीं है, कई चुनाव आपने देखा है। चुनाव के वक्त अक्सर ऐसा होता ही है, एक राजनीति में और चुनाव के वक्त थोड़ा सा विलंब ये रणनीति का हिस्सा होता है। तो ये रणनीति का हिस्सा है और हम लोग एकजुट हैं। जहां तक जूतम पैजार की स्थिति कहां उत्पन्न है वो साफ दिखाई पड़ रहा है, एनडीए में उत्पन्न है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से एक जिले के पार्टी, 2 जिले की पार्टी या फिर कहिए 3 नंबर की पार्टी के यहाँ दरबारी करने पर मजबूर है। कौन क्या लिख रहा है, कोई लिख रहा है जीना है तो मरना सीखो, कोई दिनकर जी का कविता शेयर कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। यहाँ तो वो बातें नहीं है, स्पष्ट सबके बोल एक है। महागठबंधन में सबका लक्ष्य एक है, जो हम लोग जिस लक्ष्य को लेकर एकजुट हुए हैं, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है और कभी भी ऐलान हो जाएगा। दीपक भाई,
ठीक है राहुल, देखिए क्या कह गए आपके लिए, जीना है तो मरना सीखो, ये लिख दिया था चिराग पासवान ने। और उसके बाद वो भी बता रहे अरुण कुमार यादव ने, जीताराम मांझी जी ने दिनकर जी की कविता लिख दी, दिनकर की लिखी थी ना सर जी, 15 ग्राम 15 ग्राम 15 सीटें मांग रहे थे, 15 ग्राम लिख दिया उन्होंने। अब राहुल ये तो बड़ी पछोपेश वाली स्थिति है आपके लिए। दीपक जी, जिस कविता की बात की जा रही है वो एक रश्मि रति की लिखी हुई डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है रश्मि रति, उसमें इन चीजों को लिखा गया है। लेकिन देखिए उसी में एक चीज और लिखा गया है, इसको मैं व्यक्तिगत तौर पे बताना चाहूंगा। ऊंच नीच का भेद ना जाने मन, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप और त्याग। मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये जो चीजें जो दिखाई जा रही है उसमें ये भी कहीं ना कहीं फिट बैठती है। और जो त्याग और समर्पण की बात मैंने जो की थी, देखिए लोकतांत्रिक गठबंधन में अगर चर्चा होनी स्वाभाविक बात है, मतभेद कहीं नहीं है और ना कहीं कोई मनभेद है। एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में पूरी तरह एकमत है और नीतीश जी के नेतृत्व में वो पूरा इंटैक्ट है। बिहार की जनता को भरोसा है कि एनडीए ही उनके विकास की गारंटी दे सकती है, क्योंकि अब के पहले कोई विकास की गारंटी देने की बात नहीं की जाती थी। मोदी है तो मुमकिन है कि बातें करते थे, और आज जो भी चीज देखा जाए, या दिल्ली से बात कर लीजिए या बिहार की बातें कर लीजिए, दोनों का संदेश एक प्लेटफॉर्म से निकलता है और एक होकर निकलता है। लेकिन यहाँ पे बात कर ले अगर महागठबंधन के अंदर, तो इनका संदेश बिल्कुल अलग अलग निकलता है। कोई कहता है कि हर घर में नौकरी देंगे, किसी ने अपनी इस होमवर्क को नहीं किया कि कितने खर्चे आएंगे। 3,17,000 करोड़ का बिहार का बजट है और हर घर नौकरी देने में 9 लाख करोड़ के ऊपर का बजट बनाना पड़ेगा। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो ये होमवर्क नहीं करते हैं। हम मजबूती के साथ मजबूरी में नहीं उभरेंगे, इस बात की आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, इसी का झगड़ा पूरा चल रहा है और जबरदस्त झगड़ा चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच। चलना भी चाहिए, ये कॉम्पिटिटिवनेस पॉलिटिकल पार्टीज में रहनी भी चाहिए। लेकिन मैं सीधे उमाशंकर पांडे जी आपके पास आता हूं, तेजस्वी गठबंधन का, महागठबंधन का सीएम का फेस है, हाँ या ना? हंस रहे हैं आप, देखिए मतलब ऐसे भी मत तेजस्वी जी को टालिए। नहीं दीपक जी, मैं तो आपके सवाल पर हंसता हूँ। जो लोकतांत्रिक है, जो संवैधानिक है, उस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हैं, वो कैसे संभव है? चुनाव होगा, हमारे बहुमत के विधायक चुनकर आएंगे, वो नेता तय करेंगे। और तेजस्वी जी हमारे बिहार में सर्वमान्य नेता हैं, पहले भी वो वहां के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, इसमें क्या दो राय है? तो हमारी बोल दीजिए ना, मुख्यमंत्री भी होंगे, इसमें क्या दो राय है? ये भी बोल दीजिए ना, जब मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए पांडे जी। हाँ तो कोई दो राय कहाँ है? हम कहाँ दो राय लगा रहे हैं? ये तो मीडिया कयास लगा रही है, हमारे पानी पर लाठी मार के सोच रही है पानी अलग हो जाएगा। हम तो दशकों से आरजेडी और कांग्रेस मिलकर साथ में है। लालू जी ने पूरी ताकत के साथ यूपीए 1 और यूपीए 2 चलाई, उतनी शक्ति के साथ कौन खड़ा रहा? तो लालू जी हैं वहां बिहार में, लालू जी हैं और लालू जी रहेंगे, वो परंपरा चलेगी, हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। लड़ाई वहां है दीपक जी। आप देखिए, अभी मैंने सुना, सूत्रों से खबर आई कि भाजपा कह रही अगर चिराग पासवान नहीं मानेंगे तो उनको अल्टीमेटम देके आगे बढ़ते। ये अभी लेटेस्ट खबर मैंने सुनी, यानी कि और जीतन राम मांझी मुंह गिरा के कह रहे हैं अब हम तो अनुशासित सिपाही हैं जी, जो दे देंगे लेंगे, एक भी दे देंगे तो लड़ना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम वहां है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं नहीं नहीं सब ठीक नहीं है, गलत खबरें चल रही है मीडिया में। लेकिन आज आपने एक काम किया, अरुण कुमार यादव और तेजस्वी यादव जी के दिल को ठंडक पहुंची होगी, बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल। ठंडक इसलिए पहुंची होगी क्योंकि आपने कह दिया। अरुण जी खुश है उमाशंकर पांडे की बात सुन के? खुश है ना कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री होंगे? ये तो जग जाहिर है, जनता की पहली पसंद है, बिहार की पहली पसंद है। कई सर्वे में आपने देखा, और महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी
महागठबंधन ने तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का काम किया। वो नेतृत्व कर रहे थे, शानदार प्रदर्शन करने का काम किया। जनादेश हम लोगों के पक्ष में आया। एनडीए के बनिस्पत मात्र 12,000 वोट से ही पीछे रह गए। अगर शासनादेश के बल पर एनडीए हमारे महागठबंधन के 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार जो चुनाव जीत चुके थे उसे हराता नहीं, तो आज हमारी यहाँ सरकार होती। ठीक है, ठीक है, चलिए आप ही की बात को मैं ले जाता हूं नवीन जी के पास। नवीन जी, मुझे बताइए, तारिक अनवर ने आज मेरे इंटरव्यू में कह दिया कि तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट होंगे, लेकिन ना तो कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं, ना राजेश राम कह रहे हैं, ना राहुल गांधी कह रहे हैं। ये क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी की? समझ से बाहर है, क्योंकि बट ऑब्वियस चॉइस तो तेजस्वी ही होना है। देखिए, हमको जहां तक लग रहा है ये नेचुरल है कि इस इलेक्शन के बाद तेजस्वी ही, अगर आरजेडी और इंडिया ब्लॉक आता है सत्ता में, तो नेचुरली तेजस्वी यादव क्लेमेंट है। लेकिन मेरी जहां तक समझ है, कांग्रेस उनको इंडोर्स इसलिए नहीं कर रहा है कि तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट करने से चीफ मिनिस्टर एक एंटी यादव पोलराइजेशन होता है बिहार के समाज में, ये बार बार देखा गया है। तो स्ट्रेटेजिकली जो है, हमको लग रहा है कि उनको सामने नहीं लाया जा रहा है। लेकिन अगर इलेक्शन में इंडिया ब्लॉक की विजय होती है तो नेचुरली वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कोई दूसरे बनने की संभावना नहीं है। दूसरी बात की जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि डेमोक्रेटिकली ये सब डिसीजंस जो है बाद में लिए जाते हैं एमएलए के द्वारा, तो हमको लगता है ये कोई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने कई जगह पर अपने चीफ मिनिस्टर के फेस को सामने रखकर इलेक्शन लड़ा है और प्राइम मिनिस्टर को फेस कर, तो ये कन्वीनियंस की बात है। लेकिन मेरा मानना है कि पोलराइजेशन को, एंटी यादव पोलराइजेशन को रोकने के लिए तेजस्वी यादव के फेस को सामने नहीं लाया जा रहा है। दिलीप जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हमने हरियाणा के अंदर देखा, हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री बनेगा, हुड्डा साहब बनेंगे, इतना चला कि एंटी जाट पोलराइजेशन हो गया। ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा। और यहां पर भी अगर ऐसा होता है कि तेजस्वी, तो क्या एंटी एमवाई समीकरण वाला पोलराइजेशन संभव है? या अगर यदि लालू तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार हो गया, तो ऐसे में क्या वो पोलराइजेशन संभव है जिसको रोकने के लिए कांग्रेस इतना कर रही है? और क्या कांग्रेस इतनी दूरदर्शी भी है? देखिए, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है इस समय, जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही है उसमें, और उनके पास एक राजनीतिक सूझबूझ अपेक्षित है। आप भी अपेक्षा करेंगे कि उनको ये होना चाहिए। लेकिन 2 पक्ष हैं इसके। अगर हम देखेंगे कि तेजस्वी का अगर नाम वो साफ सामने रखते हैं, तो एक जो जंगल राज वाली जो पूरी की पूरी, वैसे भी महागठबंधन को लेके जो विरोधी है, एनडीए जो है, लोगों के बीच में जो प्रचार प्रसार जो भी बात कर, उसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष हमेशा वो रखते हैं कि देखिए, बिहार में अगर आपको सुशासन चाहिए, बेहतर शासन चाहिए, विकास चाहिए, तो जंगल राज की तरफ आप मत जाइए, यानी कि तेजस्वी और लालू की तरफ आप बच जाइए। वो एक बहुत बड़ा नैरेटिव है जिसको कि महागठबंधन के लिए काउंटर करना आज के दिन में भी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि चुनाव आते आते इस तरह की बातों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस आ जाता है, खास करके जो तेजस्वी विरोधी है, कांग्रेस महागठबंधन विरोधी जो पार्टियां हैं, जो चुनाव में नीतीश कुमार उसको लगातार हवा देते रहते हैं, नीतीश कुमार उसको लगातार बोलते रहते हैं, और विधानसभा में, विधानसभा के बाहर इस बात को वो बोलते रहे हैं। और वो एक बहुत बड़ा ग्लू रहा है, बहुत बड़ा यूएसपी रहा है नीतीश कुमार के प्रचार, अगर देखेंगे उसमें, और बीजेपी का भी रहा है। तो मुझे लगता है कि जंगल राज को आदमी लालू जी से जोड़ के जो नैरेटिव बनाया, जंगल राज था, नहीं था, क्या था, बिहार के लोगों के सामने में है क्या स्थितियां हैं, लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कम्युनिकेशन में, प्रचार प्रसार में, अपने विरोधियों पे हमला बोलने के लिए, वो एक और मजबूत हो जाता है जैसे ही। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए या गठबंधन के लिए, महागठबंधन के लिए, अगर सियासी रणनीति के तौर पे इसको देखेंगे तो ये रणनीति खराब नहीं कह सकते हैं कि ठीक है, जैसे तारिक अनवर साहब कह रहे हैं कि स्वाभाविक चॉइस है, अभी पांडे जी कह रहे थे कि स्वाभाविक चॉइस है, तो इस तरह से नेता निजी रूप से तो कहते हैं, लेकिन गठबंधन का नेता वही होंगे, उसको वो कहने से थोड़ा डरते हैं। उसका कारण है जंगल राज वाला टैग।
एक बहुत बड़ा टैग है। एक पुराना गाना है ना सर, जी। कैद में है बुलबुल सैयां दी मुस्कुराए, बिल्कुल। कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए, तो कहा भी नहीं जा रहा है और चुप रहा भी नहीं जा रहा है, लेकिन बट ऑब्वियस चॉइस है तेजस्वी। लेकिन क्या जो काउंटर पोलराइजेशन यानी एंटी लालू रिजिम कैंपेन या एंटी लालू राबड़ी रिजिम कैंपेन को लेकर जो कॉशंस जो कांग्रेस पार्टी कर रही है उसका